साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने कृषि के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आधारित माइक्रोजेल किया विकसित। शोध से पर्यावरण संरक्षण और फसल के पोषण को बढ़ाने में मिलेगी मदद। देश में चने के भाव में अचानक आई गिरावट से किसानों को नुकसान न हो और इस पर सरकार ने चना और सरसों के किसानों के लिए उठाया बड़ा कदम। सरकार ने एमएसपी पर चना और सरसों की खरीद के लिए पंजीयन सीमा को बढ़ाया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर। कृषि मंत्रालय ने दी जानकारी। कहा, भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक उभरता हुआ क्षेत्र। इस उद्योग में रोजगार एवं निर्यात के द्वारा आय के सृजन की है भारी संभावना। हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की दिशा में नया कदम। इरेडा ने गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में अपने कार्यालय की शुरुआत की। गिफ्ट सिटी कार्यालय हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने कृषि के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आधारित माइक्रो जेल विकसित किया है। माना जा रहा है कि इस शोध से पर्यावरण संरक्षण और फसल के पोषण को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की एक शोध टीम ने प्राकृतिक पॉलीमर आधारित स्मार्ट माइक्रोजेल के विकास के साथ कृषि को भी बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। माना जा रहा है कि ये शोध न केवल कृषि के विकास के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। अभी तक किसान पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अधिक प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से एक तरफ लोगों को रसायन युक्त फसल खाने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे पर्यावरण, जमीन को भी बेहद नुकसान पहुंचता है। इसलिए सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों की ओर बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग कम करना और उसका तकनीकी विकल्प खोज निकालना एक बड़ी उपलब्धि है। We all know that the demand for the food is continuously increasing because the global population is increasing, and to meet this demand, the fertilizers are applied to the fields. Now, a large fraction of these fertilizers are lost into the environment through leaching or gaseous volatilization. This increases the frequent application of the fertilizers in the field, and this ultimately leads to the higher production cost in the agriculture sector and also into the environmental pollution. To meet this challenge, we are developing polymer-based carriers that can help in achieving the slow release of fertilizers, both nitrogen-based fertilizers and phosphorus-based fertilizers, for a longer period of time. And this can help us to reduce the application of the fertilizers in the field. सराहनीय बात यह है कि इस शोध के निष्कर्ष अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के प्रतिष्ठित जर्नल ACS अप्लाइड मटेरियल्स एंड इंटरफेसेस में प्रकाशित हुए हैं। शोध कार्य का नेतृत्व डॉक्टर गरिमा अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ किया, जिसमें स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, IIT मंडी से अंकिता धीमान, पीयूष थापर और डिम्पी भारद्वाज शामिल हैं। अनुसंधान को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, भारत सरकार और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी। We have developed the microgels that can release these fertilizers for longer time, and also we have tested them with maize crops, and we have seen that these formulations, they help in increasing the seed germination and the elongation. In future, we will be also analyzing the efficiency of the formulation for increasing the crop productivity. शोधकर्ताओं का कहना है कि माइक्रोजेल फॉर्मुलेशन पर्यावरण के अनुकूल है और बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये प्राकृतिक पॉलीमर से बना है।
इसे मिट्टी में मिलाकर या पौधों की पत्तियों पर छिड़क कर लगाया जा सकता है। इस तकनीक का प्रयोग करके मक्के के पौधों के साथ हाल के अध्ययनों से पता चला है कि हमारा फॉर्मुलेशन शुद्ध यूरिया उर्वरक की तुलना में मक्के की बीज के अंकुरण और समग्र पौधों के विकास में काफी सुधार हुआ है। नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों की ये निरंतर रिहाई उर्वरक के उपयोग में कटौती करते हुए फसलों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरकार ने चना और सरसों के किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जहां देश में चना के भाव में अचानक आई गिरावट से किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने कुछ राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद के लक्ष्य को बढ़ा दिया है। इस बीच राजस्थान में सरकार ने समर्थन मूल्य एमएसपी पर चना और सरसों की खरीद के लिए किसानों की पंजीयन सीमा को भी बढ़ा दिया है, जिससे उन किसानों को लाभ मिल सकेगा जिन्होंने अभी तक एमएसपी पर चना और सरसों बेचने के लिए पंजीयन नहीं कराया था। राज्य में चना और सरसों की खरीद के लिए कृषक पंजीयन की सीमा को 10% तक बढ़ाया गया है। इस निर्णय से चने सरसों के लिए बड़ी संख्या में किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई पंजीयन सीमा का लाभ किसान 18 अप्रैल से प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि इस बार केंद्र सरकार द्वारा सरसों का समर्थन मूल्य 5,650 रुपये प्रति क्विंटल तो चने का समर्थन मूल्य 5,440 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। योजना के लाभ के लिए राज्य के 5 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। किसानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराना होगा। किसान ये पंजीयन खरीद केंद्र या ई मित्र केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को गिरदावरी, बैंक पासबुक, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। किसानों की समस्या समाधान के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6001 भी स्थापित किया गया है, जहां किसान संपर्क कर अपनी समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो अब किसान फसल के समर्थन मूल्य और किसी भी समस्या के समाधान के लिए सीधा सरकारी केंद्रों से संपर्क बना सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा है कि भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें कृषि अर्थव्यवस्था के उत्थान, बड़े पैमाने पर खाद्य विनिर्माण और खाद्य श्रृंखला सुविधाओं के निर्माण और रोजगार एवं निर्यात के द्वारा आय के सृजन की भारी संभावनाएं हैं। और आइए बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इरेडा ने गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में अपने एक कार्यालय की शुरुआत की है, जो विदेशी मुद्राओं में ऋण विकल्प प्रदान करने में विशेषता प्राप्त होगा, जिसमें नेचुरल हेजिंग जोखिम प्रबंधन रणनीति की सुविधा भी प्राप्त होगी। साथ ही हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण लागत में भी काफी कमी आएगी। इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD श्री प्रदीप कुमार दास ने 17 अप्रैल 2024 को संयुक्त अरब अमीरात स्थित अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन 2024 में लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण के लिए भविष्य में विकास के अवसर विषय पर एक पैनल चर्चा के दौरान उस रणनीतिक पहल को रेखांकित किया जो देश के हरित भविष्य की यात्रा में अपना योगदान देगा। इरेडा के CMD ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक हाइड्रोजन उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में ऊर्जा भंडारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने भंडारण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए कई प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। CMD श्री दास ने लागत कम करने और ऊर्जा भंडारण समाधानों के प्रदर्शन में सुधार के लिए अनुसंधान व विकास संबंधित प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को मजबूत करने वाली नीतियों को लागू करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिस्पर्धी और अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करने से ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने इस दिशा में विभिन्न सक्रिय कदम उठाए हैं। इनमें साल 2047 तक भंडारण आवश्यकता रोड मैप का निर्माण, टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक भंडारण निविदाएं और बैटरी विनिर्माण व पंप भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायक सरकारी हस्तक्षेप शामिल है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने साल
2030-31 तक लगभग 400 गीगा घंटे की भंडारण आवश्यकता का अनुमान भी लगाया है, जिसमें अनुमानित निवेश 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इरेडा प्रतिस्पर्धी दरों पर भारत में ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित करने को लेकर सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। और चालू वित्त वर्ष में खली निर्यात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले महीने भी खली निर्यात में इजाफा हुआ है। खली निर्यात बढ़ने की मुख्य वजह सोया खली का निर्यात 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ना है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 के दिसंबर महीने में 5.32 लाख टन खली का निर्यात हुआ, जबकि वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में 4.33 लाख टन निर्यात हुआ था। इस तरह इस दिसंबर खली निर्यात में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल दिसंबर अवधि में खली निर्यात में 24% इजाफा हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक 34.96 लाख टन खली का निर्यात हो चुका है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में दिसंबर तक ये आंकड़ा 28.16 लाख टन था। चालू वित्तीय वर्ष में सोया खली के निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी की वजह वैश्विक बाजार में सोया खली की मांग काफी बढ़ना है। हाल के महीनों में अर्जेंटीना की ओर से इसकी आपूर्ति में कमी आई है। साथ ही भारतीय सोया खली मूल्य के लिहाज से प्रतिस्पर्धी है, इसीलिए इसकी निर्यात मांग बढ़ रही है। चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक 12.10 लाख टन सोया खली का निर्यात हो चुका है। पिछली समान अवधि में यह आंकड़ा 4.46 लाख टन ही था। जाहिर है इस वित्तीय वर्ष सोया खली के निर्यात में 2.5 गुना से ज्यादा इजाफा दर्ज हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक सरसों खली का निर्यात करीब 9% बढ़कर 18.23 लाख टन हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष सरसों खली का निर्यात 22.96 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। चालू वित्तीय वर्ष में डी ऑयल राइस ब्रांड के निर्यात पर प्रतिबंध का असर दिख रहा है और इसका निर्यात घटकर आधे से भी कम 1.51 लाख टन ही रह गया है। पिछले वित्तीय वर्ष दिसंबर तक 3.96 लाख टन निर्यात हुआ था। मूंगफली खली का निर्यात भी 20,698 टन से घटकर 13,808 टन ही रह गया है, जबकि अरंडी खली का निर्यात 2.82 लाख टन से बढ़कर 2.96 लाख टन हो गया है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गांवों में अपनी कोशिशों से नक्सलियों और नक्सल हिंसा से पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में ला रही है। सरकारी कोशिशों का नतीजा है पूर्व नक्सली और नक्सल पीड़ित दोबारा अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सली गतिविधियां छोड़ने वाले और इसके दंश झेल चुके लोगों से उनके अनुभवों को जाना डीडी न्यूज संवाददाता प्रखर श्रीवास्तव ने। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरी बस्तर के कांकेर इलाके में। ये बहुत बेहद नक्सली प्रभावित इलाका सालों से माना जाता रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर इनकाउंटर हुआ था जिसमें 29 नक्सली ढेर किए गए, लेकिन यहाँ पर नक्सली समस्या से निपटने के लिए सिर्फ बंदूक का ही सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि सरकार यहाँ पर लोगों से जो नक्सली हैं उन्हें सरेंडर भी करवाती है, उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास भी करती है। ऐसे ही कुछ हमारे साथ साथी मौजूद हैं जो कभी नक्सलियों के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब मुख्यधारा में आ चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं और अब पुलिस में इनको नौकरी मिली है, सुरक्षा बलों में इनको नौकरी मिली है। आइए इनके अनुभवों से जानते हैं। तो आपको डर नहीं लगा जब आपने उनका साथ छोड़ा? तो डर लग रहा था सर, अभी यहाँ आने के बाद डर नहीं लग रहा है। तो आपको सरकार ने जो आपसे वादे किए थे नौकरी का और जो भी सुविधाएं देने का, वो पूरे हुए? जी सर, पूरा हो गया। क्या क्या मिला? पैसा मिला और नौकरी भी मिल गया। जो समूह है इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवारों के ऊपर नक्सलियों ने अत्याचार किए, उनके परिवार के लोगों की हत्याएं करी और फिर प्रशासन ने उनको, सरकार ने उनको वहां से निकाला, नक्सलियों के इलाके से निकाला और सरकारी नौकरियां भी दी हैं, पुलिस में भी भर्ती की है। ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं। इनमें से हमारे साथ कुछ महिलाएं भी साथ में हैं। 2008 में मेरे पापा की हत्या कर दिए थे नक्सली लोग। मेरे बड़े भाई को निकाल कर नक्सलियों ने ख़त्म कर दिया। मैं पढ़ाई कर रहा था बाहर में, गांव वालों को शिकायत है कि मुखबिरी काम कर रहा है करके ख़त्म कर दी सर। उसी के बदले में मुझे नौकरी दी। तब आप खुश हैं? आपको जो सरकार ने जो वादा किया था, आपके परिवार में जो हादसा हुआ था, वो सारे वादे पूरे हुए? जी सर। मेरा पापा 2006 में सर बम ब्लास्ट में ख़त्म हुए थे। पापा गल्ला धंधा करते थे सर। वापसी आ रहे थे सर, तो रात के करीबन 9 साढ़े 9 बजे रात को सर बम ब्लास्ट हो गया था गाड़ी में, तो उसी में पापा का देहांत हो गया था सर।
तो आपको उसके बाद फिर जो वादा किया था सरकार ने पूरा किया, क्या जीवन में परिवर्तन आया? जी सर, सब वादा पूरा किए, मतलब जो देने बोले थे देंगे सर। नौकरी हो गया, जैसे घर के लिए जगह वगैरह सब चीज़ दिए हैं सर। मेरे भैया को मार दिया गया था बम ब्लास्ट के जरिए। रेलवे लाइन में काम करने जाते थे, 2019 को हुआ। तो उसके बाद फिर सरकार ने आपको क्या दिया? नौकरी दिया सर और पैसा भी दिया। मेरा भैया को हत्या कर दिए सर 2016। घर में तो सर खाना खा रहा था, वहाँ से निकाल के लेके गए, हत्या कर दिया रोड में सर। सर मैं 2015 से नक्सल पीड़ित परिवार का मैं सरपंच चुनाव लड़ रहा था सर, वहाँ से बेदखल कर दिए, भगवा दिए पुलिस मुखबिरी समझ कर। मैं पलाका से कराने वाला था, वहाँ पे नक्सली बहुत ज़्यादा थे, अभी भी हैं और परेशानी करते हैं उन लोग। मेरे छोटे भाई को हत्या कर दिए। हमारा पहाड़ी ऊपर गांव है, तो राशन पानी के लिए आना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। गांव वाले शिकायत कर दिए, चारी चुकली में जा रहा है करके, तो वो उसको उठा के ले गए रात को। 2 दिन साथ में रख के उन लोग और मीटिंग बुलाए आजू बाजू गांव वाले, 2-3 गांव वाले को, और गांव वालों के सामने पेश किए और दूरी लेके मार दिए और रिपोर्ट किए। जो मिलना तो मिल गया हमको, नौकरी भी मिला, पैसा भी मिला सर, जगह भी मिला। तो अब जब आप पुलिस में आ गए हो तो कभी आपके मन में ऐसा आता है कि अब मैं पुलिस में आ गया हूँ, अब मेरे पास भी हथियार आ गया है, तो अपने भाई की मौत का बदला लूंगा, ऐसी कोई भावना तो आपके मन में नहीं आती है? आता है सर। क्या हुआ था आपके साथ? हम आम आदमी थे, हमारा आदमी भी आम आदमी था। उसका मौत का अभी तक हमको ये नहीं पता चला कि किस कारण से मारे। रात को आए 8:30 के और कोई सवाल जवाब नहीं किए, सोए थे। उसको उठा के लेके गए, बस्ती से थोड़ा दूर में ले जाके मार दिया। और मेरे ससुर को फिर पीछे से बांध के घसीटते हुए, रोड में घसीटते हुए लेके गए, अधमरा करके मार दिया। मैं तो सरकार से यही करती हूँ कि शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमको एक अच्छा जिंदगी जीने का मौका दिए। सरकार से बस यही गुजारिश है कि हर जगह कैंप की व्यवस्था की जाए, ताकि जो भी नक्सल प्रभावित गाँव है वो सुरक्षित जी सके। 2016 में हुआ था सर, मेरा भाई का घटना हुआ था। बाहर में लेके उसको फंसा के मार के छोड़ दिए सर उसको। बाकी 2 लोग रोड में उसको काट दिए सर, गला वाला पूरा काट दिया। तो आपसे सरकार ने जो वादा किया था पूरा हो गया। जो कहीं भी जाते हैं सर, हम सही कपड़ा पहन के चल देंगे, अंताड़ चल देंगे, मतलब ये कुछ कर रहे हैं मुखबिरी, ऐसे टाइप उन लोग सोचते रहते हैं। तो आगे कुछ बढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं सर, मतलब उल्टा गिराना चाहते हैं सर। मतलब बहुत ज्यादा होते रहता है सर अभी गांव में, अभी भी रहता है सर हमारे गांव में, कैंप है फिर भी सर। तो आपने उत्तरी बस्तर जिले के इन लोगों की बातचीत सुनी। इनमें 2 तरह के लोग थे। एक लोग वो हैं जिनके परिवार नक्सल पीड़ित रहे, सरकार ने उनका भी ख्याल रखा, उन्हें वापस से मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ ऐसे पूर्व नक्सली भी हैं जिन्होंने सरेंडर किया और सरकार ने उनके पुराने जो अपराध थे उनको माफ करते हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए न केवल उन्हें नौकरियां दी बल्कि आर्थिक सहायता भी दी। तो इस तरह से सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है, क्योंकि अगर नक्सल समस्या से निपटना है तो गोली का जवाब गोली के बजाय एक रास्ता ये भी है कि मुख्य धारा में इनको लाने के लिए सरकारी प्रयास की भी बहुत आवश्यकता है, जिस पर भी लगातार यहाँ पर काम होता दिख रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र चौहान के साथ प्रखर श्रीवास्तव, कांकेर, बस्तर, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। कर्नाटक के किसान मूंगफली और तिल की फसलों की समय पर सिंचाई करें और इनके खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। कर्नाटक में किसान बैंगन में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। कर्नाटक में ही किसान खरबूज और तरबूज को फल मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर में 15 फेरोमोन जाल लगा लें। केरल में इस समय अदरक और हल्दी के पौधे लगाए जा सकते हैं। केरल में ही इस समय नारियल के बगीचे भी लगाए जा सकते हैं। केरल में किसान रबर के पौधों को तेज धूप से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ काली मिर्च को मुरझा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। केरल में सुपारी में स्पिंडल बग के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। तटीय आंध्र प्रदेश में किसान बढ़ते तापमान को देखते हुए सभी सब्जियों, बगीचों, मूंगफली और तिल की समय पर सिंचाई करें। यहाँ धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर पानी जमा रहने दें। आंध्र प्रदेश के किसान गर्मी में मिर्च की अच्छी पैदावार के लिए समय पर इसकी सिंचाई करें। यहाँ गन्ने में स्मट रोग की रोकथाम के लिए
प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में ही भिंडी की विभिन्न किस्मों जैसे परभणी क्रांति, अर्क अनामिका और अर्क अभय की बुआई इस समय में की जा सकती है। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। वहीं रायलसीमा के किसान मूंगफली की बुआई कर लें। तेलंगाना के किसान मक्का, सभी सब्जियों और बगीचों की समय पर सिंचाई करें। तेलंगाना में ही किसान मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। यहाँ खीरा में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। आवक पर नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में 17 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 4,727 रुपए। 18 अप्रैल को इसके भाव में 141 रुपए की तेजी आई और भाव 4,868 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 अप्रैल को सरसों का भाव था 4,650 रुपए। 18 अप्रैल को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 4,500 रुपए पर हुए। वहीं लालसोट मंडी में 17 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 5,000 रुपए। 18 अप्रैल को इसके सौदों में 90 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,090 रुपए हो गया। सूरतगढ़ मंडी में बीते बुधवार को सरसों का भाव था 4,575 रुपए। गुरुवार को इसके भाव 3 रुपए नरम होकर 4,572 रुपए पर हुए। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार बीते साल के लगभग बराबर देखने को मिल सकती है।
हाल ही में जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 126.96 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। वहीं पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज लगभग इतनी ही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बाबरा मंडी में 16 अप्रैल को कपास का भाव रहा 6,900 रुपए। 18 अप्रैल को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,775 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 16 और 18 अप्रैल को कपास 6,200 रुपए पर बिकी। वहीं कावी मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 अप्रैल को कपास का भाव था 6,400 रुपए। 18 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 6,300 रुपए पर हुए। जसदण मंडी में बीते मंगलवार को कपास का भाव था 7,195 रुपए। गुरुवार को इसके भाव 120 रुपए टूटकर 7,075 रुपए पर आ गए। बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336.60 लाख गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और आइए अब नजर डालते कुछ और खबरों पर। खास खबर भी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अपना वोट डाला। सिक्किम में लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने वोट डालने के बाद कहा कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले चरण की वोटिंग से पहले वोटरों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने पहले चरण के मतदान से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भारतीय मतदाताओं से आगामी आम चुनाव 2024 में हिस्सा लेने का आग्रह किया। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुम्भपति ने आइजवाल में मतदान किया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने चेन्नई में अपना वोट डाला। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में शहीद मेघ बहादुर गुरंग कैंट कन्या इंटर कॉलेज में मतदान किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपनी धर्मपत्नी गुरमीत कौर के साथ वोट डाला। राज्यपाल ने समस्त प्रदेशवासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने नागपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तमिलनाडु सरकार के मंत्री और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के अल्वापेट में अपना वोट डाला। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भंडारा गोंदिया में अपना वोट डाला और कहा कि इस बार जनता राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। दिव्यांगजन भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तुलियाड़ा बूथ पर डोली में बैठकर वोट देने पहुंचे दिव्यांग मतदाता विमल सिंह। बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता को मतदान की सुविधा के लिए प्रशासन के द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद बाबा रामदेव ने कहा उनका वोट नशा मुक्त, रोग मुक्त और परम
वैभवशाली भारत बनाने के लिए है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव की खबर है। बताया जा रहा है कि इस घटना में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को चोट लगी है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी पश्चिम बंगाल ने इस घटना की निंदा की। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक अवनुद्दुल्ला खान से 13 घंटे पूछताछ की। उसके बाद देर रात उन्हें छोड़ दिया गया। ओखला के विधायक खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने बोर्ड में 32 लोगों की अवैध तरीके से नियुक्ति की थी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।